वेलकम बैक टू माई चैनल। आई एम ज्योति और आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट नॉर्सेट 10 कंप्लीट रोड मैप। ठीक है, ये वीडियो स्पेशली जो 4th ईयर में है और साथ साथ नॉर्सेट 10 का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जस्ट अभी पास आउट हुए हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इन दिस वीडियो विल कवर फ्रॉम द बेसिक्स से लेके रिविजन तक का पूरा रोड मैप आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि आपको कैसे कैसे अपना प्रिपरेशन करना है। और साथ ही जिनका नॉर्सेट 9 जिसका क्लियर नहीं हुआ है उनको भी इस वीडियो में कुछ स्ट्रैटेजीज मिल जाएंगी। आप अपना एनालाइज कर सकते हैं कि आपसे कहाँ मिस्टेक हुआ नॉर्सेट 9 में, सो आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, सो विल स्टार्ट कि अभी हम आज की वीडियो में क्या क्या डिस्कस करेंगे उसका मेरे पास नोट्स है, सो आई विल बी टेलिंग फ्रॉम दैट ओनली। सो पहले हम ये बात करते हैं कि हम क्या क्या डिस्कस करेंगे इस वीडियो में नॉर्सेट 10 के लिए, क्योंकि ये बेसिक से है। सो आई डिस्कस एवरीथिंग जो भी नॉर्सेट के बारे में है। सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न के बारे में, फिर नॉर्सेट का सिलेबस क्या है उसके बारे में, सिलेबस को हमने कैसे डिवाइड किया है मेजर सब्जेक्ट और माइनर सब्जेक्ट उसके बारे में, क्या क्या सोर्सेज है जो बेसिक है वो चाहिए ही चाहिए उन सोर्सेज के बारे में बात करेंगे। साथ ही मंथली स्ट्रेटेजी क्या होगी। अभी हमारे पास नॉर्सेट 10 के लिए पूरे 6 मंथ्स हैं, तो उन 6 मंथ्स का स्ट्रेटेजी हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हमारा कि डेली हमें कैसे स्टडी शेड्यूल बनाना है, हमें सारी थ्योरी, एमसीक्यू, रिविजन सब कुछ साथ में करना है, तो डेली का हमारा क्या स्टडी शेड्यूल रहेगा। और लास्ट में विल हैव सम बोनस टॉपिक्स, बोनस पॉइंट्स। ओके, तो सबसे पहले हम एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करते हो तो हमारा नॉर्सेट जो है 2 स्टेजेस में होता है। स्टेज 1 इज प्रीलिम्स वाला स्टेज, प्रीलिमिनरी, और स्टेज 2 इज मेन स्टेज। ठीक है, तो जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है वो हमारा क्वालिफाइंग एग्जाम होता है, मतलब आपको वो बस क्वालिफाई करना है। और अगर आपने वो क्वालिफाई किया है और जो सीट का मैट्रिक्स होता है उसका 5 टाइम्स जो नंबर होता है उतने स्टूडेंट्स को, उतने कैंडिडेट्स को मेंस में अपेयर होने का चांस मिलता है। सो आपको क्वालिफाई भी करना है, साथ ही कट ऑफ के अकॉर्डिंग भी उस लिस्ट में नाम आपका आना ज़रूरी है, सीट मैट्रिक्स इंटू 5 में। ठीक है, तो आप मेंस का एग्ज़ाम देंगे। मेंस का एग्ज़ाम हमारा स्टेज 2 होता है। स्टेज 2 जो एग्ज़ाम है वो आपका रैंक और आपका सिलेक्शन डिसाइड करता है। ओके, सो जो हमारा फर्स्ट स्टेज था प्रीलिम्स फॉर नॉर्सेट 8, वो एग्ज़ाम हमारा होगा 11 अप्रैल 2026 को। और प्रीलिम्स में हमारे 100 क्वेश्चंस आते हैं एंड साथ ही उसमें 100 क्वेश्चंस के लिए हमें 90 मिनट्स मिलता है, दैट इज़ 1.5 आवर हमें मिलता है 100 क्वेश्चंस इन 90 मिनट्स। और जो हमारा प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है उसमें 5 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन A B C D E। तो इसमें जो सेक्शन 1 to 4 होते हैं वो नर्सिंग वाला पार्ट होता है, पर जो सेक्शन E होता है उसमें नॉन नर्सिंग वाला पार्ट आता है। ये बहुत ही एक बड़ा पॉइंट होता है कि प्रीलिम्स में हमारा नॉन नर्सिंग पार्ट भी आता है, मेंस में ऐसा नहीं होता है। मेंस में सारा जितना भी पोर्शन है सारा नर्सिंग से ही आता है। तो प्रीलिम्स का हर एक सेक्शन में 20 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और टाइम आपको मिलेगा उसके लिए 18 मिनट्स। साथ ही इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होता है, हर एक रॉन्ग आंसर पे आपका -1/3 दैट इज -0.33 मार्क्स आपका डिडक्ट होता है। ओके, और नॉन नर्सिंग में आपसे क्या क्या पूछ सकता है, दैट इज जनरल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश के क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें आपको स्पेलिंग करेक्ट पूछा होता है कि किसी भी वर्ड का कौन सा स्पेलिंग करेक्ट है। सो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। ये हमारा प्रीलिम्स के बारे में था। अब बात करते हैं मेंस एग्जाम की। सो नॉर्सेट 10 का मेंस एग्जाम आपका होगा 30 अप्रैल 2026, जो अभी तक इन्फो आया है उसके अकॉर्डिंग। मेंस में आपका 160 क्वेश्चंस होते हैं और टाइम हमारे पास होता है 180 मिनट्स, दैट इज़ 3 आवर्स। तो मेंस में हमारे पास टाइम मैनेज करना इजी होता है, पर इसमें मोस्टली हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो सिनेरियो बेस्ड आते हैं, तो इसमें क्वेश्चंस आपको लेंथी देखने को मिल सकते हैं। साथ ही हर एक सेक्शन में 40 क्वेश्चंस होते हैं और टाइम आपको मिलता है हर सेक्शन में, 4 सेक्शन होते हैं, 40 क्वेश्चंस एक सेक्शन में और उसमें टाइम आपको मिलता है 45 मिनट्स। ये हमारा मेंस का क्राइटेरिया है और मेंस में भी नेगेटिव मार्किंग होता है। और मेंस वाला ही एग्ज़ाम आपका रैंक डिसाइड करेगा, आपका सिलेक्शन होगा या नहीं वो डिसाइड करेगा। प्री सिर्फ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है, प्री के मार्क्स आपके मेंस में नहीं ऐड ऑन होते, मेंस आपका सिलेक्शन देखेगा। दिस वॉज ऑल अबाउट द एग्ज़ाम पैटर्न। अब हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस में हमने सिलेबस को ही सब्जेक्ट्स वाइज डिवाइड करके रखा है, मेजर सब्जेक्ट्स और माइनर सब्जेक्ट्स। तो मेजर सब्जेक्ट्स में आपके कौन कौन से आ जाएंगे, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग, ऑब्स्टेट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग और फार्मेकोलॉजी। ये सब हमारे मेजर सब्जेक्ट्स हैं। फिर जो बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं वो हमारे माइनर सब्जेक्ट्स में आ जाएंगे, जैसे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, जेनेटिक्स, सीईटी, मैनेजमेंट, रिसर्च के कुछ क्वेश्चंस आपको मेंस में भी आते हैं।
तो आपको रिसर्च भी पढ़ना होगा। ये हमारे माइनर सब्जेक्ट्स में आ जाएंगे। ये हमारा सिलेबस है नॉर्सेट का। और प्रीलिम्स में जो नॉन नर्सिंग पार्ट आता है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो प्रीलिम्स में आपको वो भी प्रिपेयर करके जाना है। फिर हमारा आता है कि हमारा सोर्सेस क्या क्या होगा। नॉर्सेट एग्ज़ाम में आपको थ्योरी भी प्रिपेयर करना है, आपको PYQs भी, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी साथ साथ लगा के रखने हैं। ये दोनों चीज़ों के लिए आपको मैं सोर्सेज बताती हूँ। तो थ्योरी के लिए सॉन्डर्स एनक्लेक्स का जो बुक है दैट इज़ मस्ट, मतलब वो बुक आपको करना ही करना है। उस बुक में एक पॉइंट है कि उसमें आपको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग देखने को नहीं मिलेगा, और जो इमेज बेस्ड क्वेश्चंस है वो भी बहुत कम देखने को मिलेंगे। तो ये आपको कहीं दूसरी बुक इसके लिए रेफ़र करना पड़ेगा। पर बाकी जो जितना भी आपका सिलेबस है ना, वो आपका एनक्लेक्स बुक से ही कवर हो जाता है। एनक्लेक्स ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, पर एनक्लेक्स ऐसा बुक है जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। उसका एक एक लाइन में इतना इन्फॉर्मेशन छुपा होता है। दैट्स वाई थ्योरी के लिए एनक्लेक्स मस्ट है, वो आपको करना ही करना है। मुझे खुद को याद नहीं है कि मैंने उसको कितना रिविजन दिया होगा। मैंने मिनिमम 5 टाइम्स रिविजन तो उस बुक को दिया है। तो वो बुक थ्योरी के लिए बेस्ट है। साथ ही एनक्लेक्स बुक में ही थ्योरी के साथ साथ हर चैप्टर के पीछे 10-15 MCQs दिए हुए हैं। वो सारे सिनेरियो बेस्ड हैं, तो वो आपको वो भी सब प्रिपेयर एकदम ख़त्म करके जाना है। वो सारे जितने भी क्वेश्चन हैं वो भी आपको करने हैं, अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा MCQ के लिए कौन सा बुक रहेगा। तो MCQ में आपका, मैं कुछ बच्चों ने मुझसे कमेंट्स में टारगेट हाई पूछा था, तो टारगेट हाई अच्छा बुक है, पर सिर्फ MCQ अगर आप सिर्फ टारगेट हाई से लगा रहे हैं तो मेरे हिसाब से दैट इज़ नॉट इनफ, आपको दूसरा बुक रेफर करना पड़ेगा। और टारगेट हाई में मैंने जो पढ़ा था उसमें से मैंने सिर्फ लास्ट की जो एनेक्चर्स, जो मेन फोकस पॉइंट था ना, जो शॉर्ट रिविजन्स उन्होंने दिए थे, मैंने बस उससे वो पढ़ा था और इमेज बेस्ड क्वेश्चंस देखे थे। तो मैंने जो MCQ किया है और जो मुझे ज़्यादा आई प्रेफर की वही बुक ज़्यादा बेटर रहेगी। आप या तो PR यादव या फिर टर्निंग पॉइंट, इन दोनों में से कोई एक बुक आपको रेफ़र करनी है। दोनों बुक्स में 19-20 का फ़र्क है। मोस्टली बहुत ज़्यादा सिमिलर क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट सेम बुक ही हैं। तो आपको PR यादव या फिर टर्निंग पॉइंट, इन दोनों बुक में से कोई एक बुक ही रेफ़र करना है। और क्योंकि आपको लिमिटेड सोर्सेज रखना है। थ्योरी के लिए मैंने आपको बताया आपको एनक्लेक्स रखनी है। MCQ के लिए आपको या तो PR यादव या फिर टर्निंग पॉइंट, इनमें से कोई एक बुक करनी है। प्लस MCQ के लिए मॉसबी का क्वेश्चन बैंक आता है, वो आपको करना है। उसमें आपको सारे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन मिलते हैं। तो मेंस एग्ज़ाम के लिए तो वो बुक आपको करनी ही है। तो अगर आप अभी से उसके लिए प्रिपरेशन अभी से साथ साथ आप मॉसबी के MCQ प्रैक्टिस करके चलते हैं तो आपको बहुत ईजी पड़ जाएगा। मेंस के लिए तो करना ही करना है, क्योंकि मेंस में आपको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। साथ ही अगर आप मॉसबी की प्रैक्टिस पहले कर लेंगे तो हो सकता है प्री में जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं वो भी आपको टैकल करने में आसानी होगी। तो मैंने अभी आपको टोटल 4 बुक बताए हैं, उसमें से आपको 3 बुक को रेफ़र करना है। 2 बुक्स में से आपको खुद डिसाइड करना है आपको कौन सी लेनी है। तो फर्स्ट वन इज़ एनक्लेक्स, सेकंड इज़ मॉसबी, एंड थर्ड में आपको PR यादव या फिर टर्निंग पॉइंट में से कोई एक बुक। और ये बहुत मेन है कि आपको अपना सोर्सेज बहुत लिमिटेड रखना है। अगर आप हर बुक पढ़ेंगे तो हर बार नया बुक पढ़ने से नहीं होगा। आप ये 3 बुक रखें, इनमें से कोई भी 3 बुक रखिए 4 में से, और इन्हीं का बार बार रिविजन दें। इनका फर्स्ट रिवीजन में आपने क्वेश्चन मार्क कर लिया, आपने जो जो क्वेश्चन आपको नहीं आते थे या फिर रॉन्ग हुए आपने वो क्वेश्चन मार्क किए, उन पे आपने सर्कल लगा लिया या फिर अंडरलाइन कर लिया। फर्स्ट गो में आपने अंडरलाइन किया, वापस उसी बुक का रिवीजन आप करेंगे। अब आप सिर्फ जिनमें अंडरलाइन किया है उन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करेंगे। अब भी आपसे जो क्वेश्चन इस सेकंड राउंड में जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं आपने उनको सर्कल कर लिया। अब आप उसी बुक को जब दोबारा रिविजन देंगे तो आप सिर्फ सर्कल वाले जो क्वेश्चन है ना, आप उन्हें अटैम्प्ट करेंगे। तो एक ही बुक को बार बार रिवाइज करने से आपको पता चलता है कि आपने पढ़ा है फिर भी आप कहाँ सेम मिस्टेक दोबारा कर रहे हैं। इसलिए लिमिटेड सोर्सेज रखना है और उन्हीं को बार बार रिविजन देते रहना है, ठीक है। देन विल कम टू मंथली स्ट्रेटजी, आपको क्या बनाना है। क्योंकि अभी हमारे पास पूरे 6 मंथ्स हैं, तो मैं 6 मंथ्स का आपका मंथली स्ट्रेटजी आपको बताती हूँ। पहला तो ये कि हमें थ्योरी और MCQ साथ साथ लेके चलना है, हमें इन दोनों के बीच में बैलेंस बना के चलना है। बिकॉज जितना थ्योरी इंपॉर्टेंट है उतना ही साथ साथ MCQ प्रैक्टिस करना भी इंपॉर्टेंट है। थ्योरी अगर आपने पढ़ लिया MCQ नहीं किया तो आपको थ्योरी से सिर्फ समझ में नहीं आएगा कि आप उस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करेंगे। तो दोनों चीज़ें आपको बैलेंस बना के चलना है। तो पहले तो शुरू में आपको थ्योरी तो पढ़ना ही है, तो आप शुरू के जो 2.5 मंथ्स हैं वो आप अपनी थ्योरी को देंगे, और साथ ही इन 2.5 मंथ्स में आप मिनिमम दिन के 2 घंटे MCQ प्रैक्टिस को देंगे, ठीक है। तो शुरू के जो हमारे 2.5 मंथ्स होंगे दैट इज़ अक्टूबर, नवंबर एंड हाफ ऑफ दिसंबर।
ये हमारा फेज़ 1 होगा, जिसे हम फाउंडेशन फेज़ बोलेंगे। इसमें आपको अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करना है, आपको अपना थ्योरी शुरू से पढ़ना है। साथ ही आपको उसमें अपने नोट्स बनाने हैं, जो आपके अपने खुद के नोट्स होंगे। अगर आपने कोई ऑनलाइन कोचिंग या ऑफलाइन कोचिंग लिया है तो आप उसके नोट्स भी उसी टाइम पे आपको बनाने हैं, अलग से आपको टाइम नहीं मिलेगा वो बनाने के लिए। ये जो 2.5 मंथ्स है, इसमें आप या तो बुक से नोट्स बनाए या अपनी कोचिंग से नोट्स बनाए, पर आपको इसी 2.5 मंथ्स में अपने नोट्स बना के हर सब्जेक्ट के ख़त्म करना है, ठीक है, ये काम। सो आपको इसमें आपका थ्योरी कंप्लीट करना है, नोट्स बनाने हैं और डेली 2 घंटा एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। और अगर आपको बैकलॉग हो रहा है तो फिर भी आपको एमएसएन, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ओबीजी, पीडियाट्रिक्स, मेंटल हेल्थ नर्सिंग और फार्मा तो आपका एमएसएन में ही कवर हो जाएगा, उतना ही फार्मा पूछते हैं। ये सब्जेक्ट्स तो आपको कवर करने ही करने हैं इन 2.5 मंथ्स में, ठीक है। और साथ ही आपका नोट्स मेकिंग। फिर आता है हमारा फेज़ 2, दैट इज़ अ बिट एडवांस्ड। उसमें आपको पहले तो अभी कुछ माइनर सब्जेक्ट्स बचे हैं, उनको आप शुरू के मंथ्स में ना ही करें तो बेटर है, क्योंकि वो आप बाद में भूल भी जाते हैं। फिर दोबारा रिवीजन माइनर सब्जेक्ट्स को बार बार देना तो टाइम वेस्ट होगा। तो आप माइनर सब्जेक्ट्स को आप फेज़ 2 में पढ़ें। फेज़ 2 में जो आपका नेक्स्ट 1.5 मंथ्स है, मतलब लास्ट हाफ ऑफ दिसंबर एंड जनवरी, उसमें आप अपना माइनर सब्जेक्ट्स पढ़ लें। साथ ही माइनर सब्जेक्ट्स पढ़ने वाला पार्ट तो बहुत छोटा है, मेन जो आपको इस 1.5 मंथ्स में करना है दैट इज़ आपने जो भी नोट्स बनाए थे कोचिंग से या सेल्फ स्टडी से, उन नोट्स को फिर से वापस पढ़ना है। और उन नोट्स का या तो शॉर्ट नोट्स बनाना है, और भी शॉर्ट नोट बनाना है पढ़ते टाइम, या फिर उनको हाईलाइट करते जाना है। आप जब दोबारा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने जितना भी नोट्स बनाया है उसमें सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो आप जब दोबारा रीडिंग देंगे तो आपको पता चलेगा क्या क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या क्या पॉइंट टू पॉइंट है जो मुझे याद रखना है। तो आप ये जो सेकेंड रीडिंग देंगे फेज़ 2 में, इसमें आपको चीज़ें हाईलाइट करनी है या फिर शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, नोट्स के शॉर्ट नोट्स। अगर आप वापस लिखना नहीं चाहते तो आपको वहीं पे अपने नोट्स में हाईलाइट करना है। आपको उसमें भी ना स्टेप वाइज लेना पड़ेगा। पहला रिवीजन दे रहे हैं तो अंडरलाइन कर लिया, सेकंड रिवीजन पे पेन से मार्क किया, थर्ड रिवीजन पे हाइलाइटर से हाईलाइट कर दिया, लास्ट रिवीजन पे आपने सर्कल मार दिए, बिकॉज सर्कल ना बहुत जल्दी आंखों को ऐसे दिख जाते हैं, तो उससे एकदम लास्ट मोमेंट पे पिक करना पॉइंट्स ईजी रहता है। तो लास्ट रिवीजन में आपने सर्कल वहाँ पे मार दिए, सो दैट आप उन चीज़ों को जल्दी से ग्रैब कर पा रहे हैं। ये हमारा फेज़ 2 में था कि शॉर्ट नोट्स बनाने हैं या फिर हाईलाइट करनी है चीज़ें, माइनर सब्जेक्ट्स जो बच गए थे वो कवर करने हैं, और पीवाईक्यू प्रैक्टिस। हम अभी फेज़ 1 में 2 घंटे प्रैक्टिस कर रहे थे, यहाँ पे मिनिमम आपको 4 घंटे या फिर आप क्वांटिटी वाइज अपना टारगेट सेट कर सकते हैं, पर आपको अपना पीवाईक्यू का प्रैक्टिस टाइम भी बढ़ाना होगा फेज़ 2 में। देन वी कम टू द लास्ट फेज़ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज़, दैट इज़ फेज़ 3, जिसमें आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं प्लस रिविजन करना है। ये जो लास्ट के 2 मंथ्स होंगे ना, फरवरी और मार्च, इसमें आपको सिर्फ रिवीजन और मॉक टेस्ट लगाने हैं। जो मॉक टेस्ट लगाने हैं ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट, मतलब आपको कोई भी टॉपिक वाइज नहीं लगाना, आपको फुल जितना भी सिलेबस है उसका मॉक टेस्ट लगाना है। जो भी आपके वीक एरियाज़ हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनको वापस उन टॉपिक्स का फिर से रिवीजन करना है। और साथ ही आपको मिस्टेक एनालिसिस, हो सके तो आप पीवाईक्यू जब भी प्रैक्टिस कर रहे हो तो एक मिस्टेक नोटबुक बना लेना, अलग से नोटबुक बना लेना, जिसमें आप जो भी मिस्टेक कर रहे हो वो आप उसमें नोट डाउन करते जाओगे। उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं करना। तो फेज़ 3 में आपको ये सब रिपीट करना है, जितना भी आपने रिवीजन किया है, फुल लेंथ आप लगा रहे हैं मॉक टेस्ट, मिस्टेक एनालिसिस कर रहे हैं, यही सब आपको रिवाइज करते रहना है। दैट इज़ योर फेज़ 3। तो फेज़ 1 2 3 हमने बात कर लिया। फर्स्ट फेज़ 1 इज़ फाउंडेशन, सेकेंड इज़ एडवांस्ड, और थर्ड जो आपका लास्ट क्रूशियल स्टेज है मॉक टेस्ट और रिविजन वाला। ये हमारा 6 मंथ का स्ट्रेटजी हो गया, आपको नॉर्थ सेट के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। देन वी विल कम टू द डेली स्टडी शेड्यूल। अभी आपको एक दिन में हर चीज़ कवर करनी है, थ्योरी, एमसीक्यू और रिवीजन, क्योंकि अगर आप सिर्फ थ्योरी पढ़ेंगे तो बोर भी हो जाता है। साथ ही साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस करते तो इंटरेस्ट बना रहता है। साथ ही टॉपिक्स को कैसे प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई होंगी उसकी चीज़ें, ये सब हमें एमसीक्यू प्रैक्टिस से ही समझ में आता है। तो आपको थ्योरी एमसीक्यू सब साथ में करना है, प्लस रिवीजन भी आपको डेली शुरू से डेली का हैबिट लगा के चलिए कि आपको डेली 1 घंटा रिवीजन करना ही करना है। तो लास्ट में आपको रिवीजन थोड़ा बोरिंग हो जाता है, तो अगर आप शुरू से 1 घंटा डेली करके चलेंगे तो आपको ना ही बैकलॉग होगा, ना ही आपको वो बोरिंग वाला फील आएगा। लास्ट फेज में जब आपको डेली ही रिवीजन करना है तो आपको पहले से हैबिट होगा रिवीजन करने का, और साथ ही आप चीज़ें ज़्यादा भूलेंगे भी नहीं। या शुरू में या तो आप ऐसे कर सकते हैं कि आप वीकली अपना रिवीजन शेड्यूल डाल रहे हैं, आपने जितना भी फर्स्ट 1 to 6 डेज में पढ़ा वीक के, वो आप संडे को रिवाइज कर रहे हैं। आप रिवीजन ऐसे भी कर सकते हैं,
पर मैं एक डेली का शेड्यूल बताती हूँ। तो आप अपना जितना भी टाइम है उससे पहले डिवाइड करेंगे, बिकॉज हो सकता है आप अपना फुल टाइम पढ़ाई को दे रहे हैं, या फिर अगर आप इंटर्नशिप में हैं तो आप अपना डेली के 6 आवर्स ही दे पा रहे हैं। ये इंडिविजुअल पे डिफ़र करेगा, ठीक है। तो आपको पहले आपको देखना है कि आपके पास पढ़ने का टाइम कितना है, फिर आपको उसमें जो 2/3 पार्ट है वो आप अपना थ्योरी को देना है शुरू में, वो जो हमारा, क्योंकि हमारा फर्स्ट फेज़ फाउंडेशन फेज़ है, तो आप अपना 2/3 जितना भी टाइम होगा वो थ्योरी पे देंगे। बाकी जो टाइम होगा मोस्टली उसमें उसका भी जो 80% पार्ट होगा वो आप अपना MCQ पे देंगे, और रेस्ट 20% आप अपना रिविजन पे देंगे। फिर जो हमारा संडे आएगा वो पूरा आपका वीक में आपने जितना भी पढ़ा है कोशिश करना उस सबको आप रिवाइज कर सकें, बैकलॉग नहीं लेके चलना है, ठीक है। फिर आता है हमारा जो बोनस पॉइंट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत करना। बोनस पॉइंट्स में अगर बताती हूँ तो पहला है कि लिमिटेड सोर्सेज। तो सबसे पहले आता है लिमिटेड रिसोर्सेज। आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं भागना है कि इस बुक से पढ़ लिया उस बुक से पढ़ लिया, ऐसे नहीं करना। लिमिटेड सोर्सेज रखने हैं शुरू से। अभी पहले अपना एकदम प्लान बना लो आपको किस किस बुक से पढ़ना है। अगर आपको अभी ट्रायल लेना है तो आप शुरू में ही ट्रायल ले लो, 5 दिन का टाइम रखो। आपको जिस बुक से पढ़ के देखना है पढ़ के देख लो, आपको जो सूट कर रही है देख लो। उसके बाद आपको अपना एक फ़िक्स कर लेना है कि मुझे यही मेरे रिसोर्सेज हैं, मुझे इन्हीं से पढ़ना है। आप लास्ट मोमेंट पे जाके स्विच नहीं कर सकते। होता है एग्ज़ाम से पहले कि मैंने ये वाली बुक पढ़ ली है, उस बुक में भी कुछ होगा वो मैंने नहीं पढ़ी है तो मैं वो पढ़ लेती हूँ। ऐसा मत करना, ये मिस्टेक होती है। तो ऐसा तो नहीं करना कि आप लास्ट मोमेंट पे जाके नई नई बुक्स उठा रहे हो, ऐसा नहीं करना। शुरू में आप अपने जितने भी रिसोर्सेज हैं शुरू में आप अपना सेट करो। फिर आता है डेली MCQ प्रैक्टिस, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। देन रिपीटिशन, स्पेस्ड रिपीटिशन, वो वही जो वीकली आपको अपना पूरे वीक का पढ़ा हुआ रिवाइज करना है, दैट इज स्पेस्ड रिपीटिशन। शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं, फ्लो चार्ट्स बनाने हैं, निमोनिक्स बनाने हैं। ये शॉर्ट नोट्स अगर आप, हाँ ठीक है, आपको शॉर्ट नोट्स, निमोनिक्स, फ्लो चार्ट्स ये सब बना के आपको अपना पढ़ाई थ्योरी आपको कंप्लीट करना है। इससे आपको चीज़ें बेटर समझ में आएंगी, ठीक है। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सेट टारगेट। आपको आज के दिन में कितना अपना सिलेबस ख़त्म करना है, कितने MCQs लगाने हैं मिनिमम, ये दिन के शुरू में सुबह सुबह डिसाइड कर लो आपको कितना आपका आज का टारगेट है। ये आपको बैकलॉग से बचाएगा। अगर आप टारगेट सेट नहीं करते ना तो आपका धीरे 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 बैकलॉग बढ़ता जाता है। तो सेट करके रखो। अगर आप कोचिंग ले रहे हो तो मुझे आज दिन की 4 वीडियोस ख़त्म करनी है। आज अगर 3 भी हो पाई है, 4 नहीं हो पाई, तो मुझे कल 5 वीडियो करनी पड़ेंगी। कल की 4 वीडियोस प्लस आज की जो 1 वीडियो बची है दैट ऑल्सो। तो ये फिक्स करके चलना है। तो इस अगर आप टारगेट ऐसा सेट करके चलोगे तो आपको पता है कि आपका बैकलॉग अगर बनेगा तो कम ही बनेगा, बिकॉज आप नेक्स्ट डे या नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे उसे कवर कर लेंगे। तो अपना टारगेट सेट करके चलना है, इतना थ्योरी का पार्ट करना है, मुझे इस सिलेबस में से ये चैप्टर ख़त्म करना है, मुझे इतने MCQ कवर करना है, ये सब आपको शुरू में ही सेट करके रखना है। और हो सके तो आप अपना टारगेट ना 1 मंथ का बना के चले कि मुझे इस मंथ में इतना सारा सिलेबस कवर करना है। फिर आप उसको स्मॉल पोर्शंस में डिवाइड करें और उसके बाद आप अपना डेली का टारगेट सेट करें, ठीक है। तो ये सब आपका था नॉर्सेट 10 के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन। अगर इसके बाद भी आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और साथ ही नॉर्सेट 9 मीन्स, अगर नॉर्सेट 9 मीन्स जिसने दिया है, अभी रिज़ल्ट का टेंशन मत लेना, बिकॉज मैक्स 4-5 दिन में आपका रिज़ल्ट आ ही जाएगा। तो उसके बारे में टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको पता है कि आपका क्लियर हो गया है, वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपका अगर क्लियर हो गया है तो फिर तो टेंशन की बात ही नहीं है। पर अगर आपको पता है कि आपका नहीं होगा तो आप ये 5-6 दिन भी वेस्ट मत ही करना। आप अभी से अपना अगले एग्ज़ाम का प्रिपरेशन शुरू करो। और साथ ही अगर आपको नहीं पता है आप कि होगा कि नहीं होगा तो सिर्फ 4-5 दिन की बात है, आप पढ़ लो 4-5 दिन, फिर से पढ़ लो, पढ़ा हुआ कहीं पे काम ही आएगा, ठीक है। तो आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टाइम का वैल्यू बहुत बाद में समझ में आता है। तो आप अपना टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। आप अभी से अपना पढ़ना शुरू कर दो। और इसके बाद भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड आई होप इट हेल्प्स। सो इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डू लाइक इट एंड शेयर इट। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।